सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जुड़े हुए हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, हमारे हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर आजादी के बाद से अब तक आदिवासियों को वो हक और अधिकार अभी तक नहीं मिला। वो अपने हक और अधिकार से आज तक वंचित है और हम ट्राइबल इंडिया टीवी के तहत वॉइस ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों की आवाज के तहत उनकी जो मांग है, जो उनके हक है, जो अधिकार है, वो हम पूरे देश में पहुंचाएंगे। वो शासन के पास, उस प्रशासन के पास, उस सरकार के पास। अंडमान निकोबार में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें आजादी के पहले लेकर यहां पर आए थे जंगल की सफाई करने के लिए, विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए आदिवासियों ने अपनी योगदान दी। लेकिन आदिवासियों को आजादी के बाद जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला और वो आज तक उस की बाट जोह रहे हैं और केंद्र की ओर टकटकी लगाए हुए हैं कि उनकी मांग पूरी हो सकेगी। यहां तक कि आपको बता दे कि अंडमान निकोबार में एसटी एससी थाना तक नहीं है जहां ये अपनी शिकायत दर्ज करा सके और कानूनी अपनी जो सहायता है, जो उनकी बैकअप है, वो उन्हें मिल सके। हमारे साथ अंडमान निकोबार के कई मेहमान जुड़े हुए हैं अंडमान द्वीप समूह से, ठीक समुद्र के किनारे। चूंकि अंडमान निकोबार समुद्र के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए हमने इस स्थान को चुना है और ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम यहां पर पहुंची है। हम सीधे सीधे उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने की एक कोशिश होगी कि आखिर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, कब से वो यहां आए और अब तक उन्हें क्या कुछ सामना करना पड़ा चुनौतियों से। सीधे सीधे जुड़ते हैं प्रकाश मिंज से और उनसे बातें करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने मुझे बताया है, मैं तो उसमें पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन 1918 में हमारे लोगों को यहाँ पे लाया गया। ला करके अंडमान निकोबार में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, हर तरह के चलान के तहत यहाँ पे लाया गया। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1918 से लेकर के हमारे लोगों को लाना शुरू हुआ। उसके बाद कई चलानों के तहत हमारे लोगों को यहाँ के विकास कार्यों के लिए लाया गया। लेकिन रांची हब हुआ करता था, मतलब सब लोग रांची से ही यहाँ पे लाए गए। रांची से इसलिए कि मध्य प्रदेश उस समय हुआ करता था, अब तो छत्तीसगढ़ बन गए हैं, लेकिन झारखंड भी उस समय नहीं हुआ करता था, उस समय बिहार हुआ करता था। तो एक हब हुआ करता था रांची, तो रांची में ही सभी लेबर को वहाँ पे लाया जाता था और रांची से ही कलकत्ता के माध्यम से अंडमान निकोबार में लाया गया। इसीलिए यहाँ पे लोकल भाषा में रांची वाला कह के पुकारते हैं। उसी के अनुसार यहाँ पे एक रांची एसोसिएशन संगठन बनाया गया है, जो लगभग 1 लाख लोगों का संगठन है। उस संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, देश की आजादी हो गई, भगवान बिरसा मुंडा और कई आदिवासी समाज से जो बेटे थे, भूमिपुत्र थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका, एक उलगुलान की, एक लड़ाई लड़ी। आदिवासियों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आजादी में। लेकिन आज अंडमान निकोबार जिस टापू में ये रहते हैं, ये आज भी अपनी पहचान को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीधे सीधे जुड़ेंगे कि युवा से। मिस्टर जी, आपने 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई, 147वीं जयंती है, आप लोग गर्व करते हैं। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल फूका, एक उलगुलान की, एक लड़ाई लड़ी। महज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए। आप भी युवा हैं, अंडमान के जो एसटी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उसके हक और अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे।
बिल्कुल, एक्चुअली लड़ाई क्या है, ये संघर्ष जो है ना, ये आदिवासियों का पहचान है। आदिवासी अगर कहीं भी जाना जाता है, वो संघर्ष से ही जाना जाता है। और आज भी अंडमान निकोबार में जो आदिवासी हैं, हम छोटा नागपुरी आदिवासी है, जो झारखंड से आए हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, जो बंगाल के बॉर्डर के भी हैं, ये सारे आदिवासी आज संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं। उड़ीसा के लोग हैं, सब संघर्ष की लड़ाई है। हम लोग को ईश्वर का देन कहेंगे या हम लोग इसको खुशकिस्मती भी कहेंगे कि ईश्वर ने हमें हमेशा हमको संघर्ष के दौरान ही हमको आगे बढ़ने का मौका दिया और संघर्ष से ही हम जाने जाते हैं। और बिरसा जी का हम अगर उनकी जयंती मनाया है, उसका जयंती का वो बहुत बड़े प्रेरक रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान बिरसा मुंडा सभी आदिवासियों का ही नहीं, भारत देश का सबसे बड़ा प्रेरक बना है, क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया है। और बलिदान देने का मकसद ये रहा उनका कि वो पूरे आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ते लड़ते अपना जीवन को निछावर कर दिए। और वही लड़ाई, मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे युवा बोल के संबोधित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वही लड़ाई हम अंडमान में भी जारी रखे हैं, उसी लड़ाई को आज हम अंडमान में भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम आज भी यहाँ पे जल जंगल जमीन की लड़ाई ही लड़ रहे हैं कि उसी चीज से हमको वंचित किया गया। आज देखिए, आप कैमरा घुमा के हमारे दाहिने देख सकते हैं, टूरिस्टों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ, तादाद लगी हुई है। टूरिस्ट आके आज अंडमान निकोबार को स्वर्ग बताते हैं। अंडमान निकोबार जैसा कोई और शहर नहीं है ये बताते हैं। अंडमान निकोबार जैसा साफ सुथरा कोई और टापू नहीं है ये बताते हैं। आज अगर यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, आज यहाँ लोग रह रहे हैं, तो ये आदिवासी का देन है। आदिवासी ने इस द्वीप को, इस जंगल जो भरी द्वीप को, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था और आज भी लोग जानते हैं, उसको स्वर्ग से सुंदर बनाने में आदिवासियों का ही योगदान है। 1918 में जिस समय झारखंड नहीं बना हुआ था, उस समय बिहार था, तो अब झारखंड बना है। तो झारखंड से कई लोग आए। पहला जत्था 1918 में उराव मुंडा खड़िया, ये 400 लोगों का पहला जत्था आया, जो कि मायाबंदर द्वीप है, आप नहीं जा पाए, वहाँ पे कर्लो आइलैंड है। पहला पदार्पण वहाँ किए थे और करने के बाद में अंडमान को सजाने संवरने में उनका हक है। वो जानते थे आदिवासी स्ट्रॉन्ग है, आदिवासी मच्छर से नहीं डरता, आदिवासी जोंक ठींगी बोलते उससे नहीं डरता, मेहनती है, मजबूत है, ये समझ के उनको लेकर आए थे। किंतु विडम्बना की बात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रहने योग्य आज आप देख रहे चकचका रहे, कहते अंडमान निकोबार मिनी इंडिया है। इसको बनाने में हमारे छोटा नागपुरी आदिवासी उरांव खड़िया, मुंडा, संथाली हो, चीक, बड़ाई, ये सभी मिलके जो हमारे छोटा नागपुरी में 32 जनजाति हैं, 32 जनजाति हैं, सभी लोगों का योगदान है। किंतु विडम्बना है, सब कुछ हमने दिया, लेकिन हमारे पास अभी कुछ भी नहीं। आज आप देख रहे हैं जो भी हम अपने बलबूते पे हैं। आज जो है यहाँ का हमारा बहुत समस्या है। आज जो हमारे बाप दादा जो पूर्वजों ने इतना डेवलपमेंट करने के बावजूद आज हमारे बल बच्चे, आज उनके जो औलाद, आज हम लोग रोड में घूम रहे हैं। आज हम लोग को कोई एक तरह का यहाँ पर कोई किस्म का हम लोग को समानता नहीं मिला, मान्यता नहीं मिला। जब गुलाम था हमारा देश, तब आदिवासियों को यहाँ पर लाया गया, जो प्रकृति के पूजक थे, जो प्रकृति के प्रहरी हैं, जो प्रकृति के सबसे करीब है। कहते हैं कि कुदरत के सबसे दो अनमोल रत्न हैं, वो है प्रकृति और आदिवासी। ये भी कहा जाता है कि प्रकृति नहीं तो आदिवासी नहीं, और अगर दोनों नहीं तो पूरे सृष्टि का विनाश है। और आदिवासी समाज में सबसे सर्वोच्च स्थान है महिलाओं का, और हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं महिलाएं भी, और उनकी भी आवाज हम ट्राइबल इंडिया टीवी वॉइस ऑफ ट्राइबल के तहत पहुंचाएंगे आप तक। विकास के कार्य के लिए लाया गया था यहाँ, जो आज यहाँ पोर्ट ब्लेयर शहर बसा है, पहले यहाँ बसाए थे, और धीरे धीरे ये जंगल की अंदर की ओर चलते गए, रोड बनता गया, या दूसरा और भी है, और फॉरेस्ट में भी थे, जंगल को साफ किया गया, रोड बनाया गया, सब कुछ है, और वहीं पर बस गए। और वो था कि एक सरकार का एक घर हुआ करता था, और घर में अब रिटायर्ड हो गए और उसी घर में रहे, और ये कोशिश किया जा रहा है कि घर से भी निकाल दिया जाए उनको, और उनके पास दूसरा इंक्रोचमेंट भी नहीं करे कि वहाँ पे रहे। साथ ही साथ है, बहुत कोई रिटायरमेंट हो गया तो इंक्रोचमेंट भी करे, लेकिन जो है कुछ साल पहले ये हो गया होगा, 10 को हुआ 15 साल तक हुआ होगा, और वहाँ से भी इनको हटा दिया गया पूरे। और इस जो क्षेत्र में थे वो हमारे वनवासी आदिवासी ही थे, और आज उनको दावा किया जाता है या कहा जाता है कि केवल मात्र
200 स्क्वायर मीटर ही घर बनाने के लिए देंगे। किसी किसी को मिला है, किसी किसी को नहीं मिला है, वो भी शहरी क्षेत्रों में, जैसे यहाँ काला पहाड़ है, उनको आकर चिड़िया टापू में बसाया गया है। लेकिन जो मायाबंदर है, दूसरी जगह है, बोला तो गया है लेकिन आज किसी को मिला नहीं है। और आज वो एक किराया घर में रह रहे हैं या किसी के दूसरे के ज़मीन में रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। टाउन एरिया के जो बच्चे हैं काफ़ी पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन जो इंटर आइलैंड है, जहाँ जंगल में बसे हुए वाले लोग, उन्हें पढ़ाई लिखाई की कुछ सुविधाएं ही नहीं मिल रही है। कभी रोड मतलब कीचड़ से भरी रहती है, कंकड़ रहती है, हर तरह के कांटे उटे चुभती है, फिर भी जाते हैं बच्चे लोग, पढ़ते लिखते हैं, बारिश के माहौल में भी पढ़ते लिखते हैं। लेकिन जो हमारे जो टाउन में रहते हैं जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली नौकरी नहीं मिलती है। और नौकरी मिलती है तो बहुत ही लक की बात रहती है। और ये जो नौकरी रहती है, ये आपकी केवल अंडमान के लिए नहीं रहती है, ये रहती है आपकी पूरा ऑल इंडिया के थ्रू से रहती है। इस वजह से क्या है कि हमारे बच्चे को जॉब नहीं मिल पाती है। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो आदिवासी के जो छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे जो पढ़ लिख के नौकरी के लिए तलाश में हैं, उन्हें कम से कम नौकरी देने का कोशिश करें। लेकिन जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, उस तरह से आदिवासी समाज भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना चाहता है, अपने राज्य, अपने देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहता है। जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा कि हमारे एक साथी हैं जो समाज के अगुवा हैं और वो सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्राइबल इंडिया के चैनल और जितने भी आप लोग यहाँ पर आए हैं इतने दूर से, दिल्ली से, जो यहाँ के हमारे आदिवासी को आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले ट्राइबल इंडिया के जितने भी सदस्य सबको मैं जोहार करता हूँ। जोहार। हमें सामान्य जो श्रेणी में रखा गया है, अगर आदिवासी यहाँ पर दर्जा मिलता तो कुछ हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्थिक स्थिति उतना सक्षम नहीं है कि आगे जो हायर स्टडी भी होता है वो नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल, हायर स्टडी भी ये नहीं कर पाते हैं चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हम प्रकाश मिंज जी से मिलेंगे चूंकि वो एडवोकेट हैं, कानूनी दांव पेच को समझते हैं, तो उनसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आदिवासी समाज के हक और अधिकार को लेकर कोई कानूनी जो है कि प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं, किसी तरह से उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। तो हम सीधे सीधे जुड़ते हैं प्रकाश मिंज जी से। और प्रकाश मिंज जी ये बताएं, चूँकि आप हाई कोर्ट में हैं, तो आपने किसी तरह से कोई पिटीशन डाला है, किसी तरह की जो है कि जनहित याचिका दायर की है कि इस तरह से जो कि आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं वो कोर्ट के द्वारा पहुंचे, एक वहां से निर्देश मिले? देखिए 2005 में हम लोगों ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया था इस विषय को लेकर कि अंडमान में आदिवासियों का अपना हक और अधिकार मिले। चूँकि हमारे द्वीप समूह में 1 लाख आदिवासी हैं और मेनलैंड में हम लोगों को अधिकार मिलता था, और अंडमान में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चलता है अंडमान निकोबार, और यहाँ पे उपराज्यपाल है, ये राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे जो शासन होता है उपराज्यपाल और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनके माध्यम से चलता है। तो उसी स्थिति और उसी परिवेश में हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गया था। तो वहाँ पे 6 बेंच की जजमेंट ने अपना जजमेंट दिया कि वहाँ पे जितने भी मतलब ये कॉमन टाइप जो भी आदिवासियत की प्रजाति, जैसे राजस्थान के जो एसटी हैं, चाहे आसाम के जो एसटी हैं, चाहे मध्य प्रदेश के जो एसटी हैं, चाहे और भी जो भी एसटीज अपने अपने राज्य में अपनी संघर्ष कर रहे हैं, सभी के केसेस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज थे। तो अंडमान निकोबार का भी केस जो है वहाँ पे दर्ज था। इनको क्लब करके एक साथ ये निर्णय लिया गया कि जो भी स्टेट या जो भी केंद्र शासित प्रदेश की वहाँ की शासन, वहाँ की प्रशासन अगर चाहती है, क्योंकि घर उन्हीं का है और यहाँ पे अगर जगह है, अगर इन लोग रिकमेंड करेंगे, अगर प्रशासन और शासन यहाँ पे रिकमेंड करेगी, तो हो सकता है कि हमें वो हक और अधिकार मिल सके। आजादी के बाद सरकार किसकी थी? सरकार आजादी के कांग्रेस की सरकार थी। चुना आपने? हमने चुना उनको। साजिश किसकी? अब सरकार की साजिश है। आज सरकार आप किसकी चुन रहे हैं? आज बीजेपी की सरकार है, हमने चुनी है। तो अभी तक 75 वर्ष जब हो गए, आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने आप तमाम भूमि पुत्रों को
माटी के सपूतों को वो हक और अधिकार से वंचित रखा? कभी आपने उस कांग्रेस सरकार के सामने गुहार लगाई? हमने कई बार गुहार लगाई। यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री आते थे सबको हमने लिखित पत्राचार किया और उनसे बात भी की। यहाँ तक कि हमारे जो भूतपूर्व रांची सेशन के अध्यक्ष है श्री अगापित कुजूर, जिन्होंने पर्सनली इंदिरा गांधी से भी मिलकर बात की, मेमोरेंडम भी दी, बात भी की, किंतु उनका नतीजा नील बटे सन्नाटा अब तक भी है। हमें जानकारी मिली कि रामेश्वर उरांव यहाँ पर आए थे, 4% की बात हो रही थी, लेकिन कहा गया कि जो हाथ छाप यानी कि सीधे सीधे कांग्रेस ने उसे नकार दिया, वो आपको अधिकार नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे आप? जब एयरपोर्ट में आए, मैं उन्हीं का बात कह रहा हूँ, जब जैसे एयरपोर्ट से पदार्पण किए उन्होंने कुड़ुक से बोले कि हम लोग जोहार किए कुड़ुक से, और बोले इनने कुड़ुक में कहा जाता है इन कुड़ुक ने कस नखरा लगदन, जिससे कि नन्ना आलर इंदिरा कस नखरा लगदा दिन बल्लो, ऐसा बोल के भी गए हमारे पक्ष में। लेकिन मैं क्या कर सकता, हम कोशिश किए, लिखे, लेकिन नहीं हो पाया। फिलहाल तत्काल अभी आए हुए थे हमारे होम मिनिस्टर जी श्री अमित शाह जी, उनको भी हमने रांची एसोसिएशन की ओर से एक मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन उनका रिप्लाई अभी तक कुछ नहीं आया। रांची एसोसिएशन खुलेआम ये कहती है जो हमें अधिकार दिलाएगा। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी का किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं सभी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टी सबका मैं सम्मान करता हूं, और हमारे छोटा नागपुरी आदिवासियों को भी मैं कहता हूं आप सम्मान कीजिए, लेकिन जो हमारा हक दिलाएगा, जो हमारा हक दिलाएगा, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करेगा, आप उनको अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। अंडमान में हम लोग, जैसा हमने पहले भी कहा था कि हम लोग सड़कों से, बिजली से और पानी से वंचित है। उसका एक कारण हमारा यहाँ का राजनीति व्यवस्था भी है, क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ पे राजनीति में देखिए अंडमान निकोबार में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है और बाकी पंचायत सिस्टम है। अंडमान निकोबार में हमारे लोग जो जंगल में बसे हुए हैं उनको सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार है, पंचायत सिस्टम में वो नहीं आ रहे हैं। पंचायत सिस्टम में नहीं आने की वजह से प्रधान जो उम्मीदवार होता है उसको हमारे लोगों का वोट का दरकार ही नहीं है, और ना होने की वजह से उनका ध्यान हमारे तरफ भी नहीं जाता है। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हम लोग जितने भी दूर दराज में लोग हैं उनको पंचायती राज पे उनको लाइए, क्योंकि जब तक वो पंचायती राज पे नहीं आएंगे उसका चिंता कौन करेगा। प्रधान कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो हमारे समुदाय से नहीं है, तो आदिवासी को उनको चिंता ही नहीं है। तो जिला परिषद कोई दूसरा व्यक्ति है, आदिवासी का चिंता ही नहीं है, समिति कोई उनको चिंता ही नहीं है। तो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है, इसमें जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें भी हम लोग को वंचित रखा गया है। सिर्फ हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट देना है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव 5 साल में एक बार होता है। उसी तरह जब पंचायती राज का चुनाव होता है तो उसमें हमारे लोगों को इनरोल भी नहीं करते हैं। कारण यही है कि कोई प्रधान जो उम्मीदवार है उसको चिंता ही नहीं आदिवासी का कि उसका घर में सड़क आएगा कि नहीं आएगा, वो अपने बात रखते ही नहीं है। हमको ग्राम पंचायत में जाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को पंचायत में वोट देने का अधिकार नहीं। हम अपनी बात को रखेंगे कैसे? तो मैं ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से मैं सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे लोगों को भी पंचायती राज व्यवस्था में लाइए, ताकि हमारे लोग ग्राम पंचायत में जाके आवाज रख सकें, सड़क का समस्या के रख सकते हैं, बिजली का समस्या को रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत देश में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप अंडमान में आके देखेंगे तो हम पंचायती राज में नहीं है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से ये दरख्वास्त करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोगों को पंचायती राज पे लाया जाए, और पंचायत राज पे हम लोग को लाने से कहीं ना कहीं हमारी जो छोटी छोटी समस्या है उसके ऊपर प्रधान का जरूरत पड़ सकता है, जिला परिषद समिति का नजर पड़ सकता है, और ग्राम सभा में जाकर वो सेंक्शन हो सकता है। तो जब तक हम पंचायत राज से वंचित रहेंगे, हमारे अधिकार में जो अड़चन आ रही, जो समस्या है, वो ऐसा ही रहेगी। अंडमान निकोबार एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है, और यहाँ पर आजादी के पहले आदिवासी आए थे, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लाया गया था। आजादी के पहले तो कह सकते हैं कि गुलाम के तरह इन्हें यहाँ लाया गया और गुलामी कराई गई, लेकिन आज तक इनको वो आजादी, वो हक और अधिकार नहीं मिला जिसके ये हकदार है। जुड़े रहिए ट्राइबल इंडिया टीवी में। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मैं मनोज सरन। और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।